नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ से एक बार फिर कानून व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान और विकास के मुद्दों पर बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ हुई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़ में हुए विकास कार्यों को गिनते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां की गई थी। जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेटी किसी भी परिवार की हो, उसका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उस संस्कृति में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग दूसरों को उपेक्ष देते हैं, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी भाषा की मर्यादा बनाए रखने की सीख देनी चाहिए। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान जो है इस वक्त निकलकर सामने आया है, हम आपको सुनाते हैं उनका एक खास बयान। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की नजर इस बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। राजनीतिक गलियारों में इसे जय भीम की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मायावती पहले ही किसी भी चुनावी गठबंधन से इंकार कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही देश की राजनीति का केंद्र रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को केवल प्रदेश का चुनाव नहीं बल्कि मिशन 2029 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जैसे अच्छा प्रदर्शन मिला था, उसके बाद अब दोनों दल जो है
इस सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और उसके साथ जो है इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके से चुनाव जो है वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन तैयारियां जो है वो किस तरीके से सामने आती हुई दिख रही है। बिहार चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद अब ओवैसी अब पूरी यूपी में जो है बड़ा दाव खेलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। 14 जून को जो है यहाँ पर जिले की मैट्रिक विधानसभा सीट पर ओवैसी की बड़ी रैली जो है प्रस्तावित की गई है। उसके बाद पार्टी नेताओं का दावा है कि ये रैली आगामी चुनाव रणनीति की दिशा तय करेगा। और माना जा रहा है कि मंच से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली को मेट्रो सीट से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त दर्शा रही हैं कि किस तरीके से यूपी में जो आने वाले चुनाव है उनकी सरगर्मी जो है वो अभी से ही कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अभी से ही चुनावी तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां जो है यहाँ पर अपना दाव खेलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक यहाँ पर पार्टियां जो है प्रमुख चेहरे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में अब जो है प्रदर्शन यहाँ पर जो है काफी ज्यादा हाई वोल्टेज देखने को मिल सकता है। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रसारित की जा रही आपत्तिजनक और अभद्र सामग्री का मामला जो है अब अदालत तक पहुंच गया है। प्रयागराज की प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM कोर्ट ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी, जहां FIR दर्ज करने और जांच के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव, उनके परिवार और खासकर उनकी बेटी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रयागराज के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। और वहीं कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है दायरा प्रस्थान पत्र और अदालत से मांग की गई है कि संभावित थाना या साइबर क्राइम यूनिट को FIR दर्ज कर मामले की विविधता जांच करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ याचिका में कहा गया है कि 9 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के दौरान कई ऐसे अकाउंट सामने आए जिससे अखिलेश यादव, उनके परिवार और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से अश्लील, आपत्तिजनक यहाँ पर और मानसिक जो सामग्री साझा की जा रही थी। आरोप ये है कि इन पोस्ट का उद्देश्य उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना था। याचिका में विशेष रूप से अखिलेश यादव की बेटी का जिक्र किया गया था। कहा गया है कि वो एक छात्र और उनके खिलाफ की जा रही टिप्पणी का किसी राजनीतिक बहस या जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणियां उनकी गरिमा जो है, निजता और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया गया है कि कई पोस्ट जो है की भाषा और तरीका लगभग एक जैसा है। यही नहीं, कई अकाउंट्स द्वारा एक जैसी सामग्री को बार बार साझा किया गया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि ये किसी एक व्यक्ति की गतिविधि नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित डिजिटल दुष्प्रचार अभियान भी हो सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार तस्वीर और डिजिटल सामग्री भी प्रसारित की गई है। ऐसे में पूरे मामले की तकनीकी जांच जरूरी है और ये पता लगाना जरूरी है कि पोस्ट के पीछे कौन लोग हैं और उनका उद्देश्य आखिर क्या था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर जो है CJM कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अदालत अब ये जानना चाहती है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या FIR दर्ज करने की आवश्यकता बनती है। कानूनी पक्ष की बात करें तो याचिका में कहा गया है कि ये सिर्फ पूरी तरह जो है साइबर और डिजिटल अपराध से जुड़ा मामला है।
संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से संचालकों को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का पता केवल पुलिस और साइबर विश्लेषक एजेंसियों की जांच से ही लगाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी आशंका जताई है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो संभावित लोग सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल रिकॉर्ड हटाकर महत्वपूर्ण सबूत जो है वो नष्ट कर सकते हैं और इसी वजह से तत्काल जांच की मांग यहाँ पर की गई है। और कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में इस मुद्दे को लेकर विभिन्न स्थानों पर शिकायतों और एफआईआर की मांग भी उठाई गई है और कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू होने की जानकारी दी है। फिलहाल सभी की नजर अब 18 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना यह होगा कि अदालत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करना और विस्तृत जांच के संबंध में क्या फैसला लेती है। ये मामला सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गरिमा को ध्यान में रखकर जो है इस वक्त लिया गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर असम के जोरहाट से सामने आ रही है, जहां इंडियन एयरफोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हादसे में 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई है। एयरफोर्स अधिकारियों ने इस दुखद हादसे की पुष्टि दी है। वहीं एयरक्राफ्ट के को पायलट की जान बचाई गई और उनका इलाज जो है इस वक्त जारी है। जानकारी के मुताबिक AN-32 एयरक्राफ्ट ने जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग की थी, लेकिन लैंडिंग के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे एयरक्राफ्ट को अपनी चपेट में ले लिया। एयरबेस पर मौजूद इमरजेंसी टीम्स, फायर टेंडर्स और रिसर्च जो है यूनिट ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन हादसा इतना गंभीर था कि 5 जवानों को नहीं बचा सका। इंडियन एयरफोर्स ने जिन 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है उसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट उसके बाद शुभम कुमार, जो कि उसके बाद नाम आता है जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेरमन कुनवांत और अग्निवीर वायु देनीश आलम इसमें शामिल हैं। एयरफोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि इन सभी जवानों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है। वायुसेना ने शोक संतापन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा एयरफोर्स परिवार उनके साथ खड़ा है। हादसे के बाद पूरे एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार एयरक्राफ्ट ने सामान्य लैंडिंग की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसमें टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिली। सिस्टम जो है फेल होने की आशंका यहाँ पर उसके भी सामने आई। आग लगने के बाद हादसा जो है असली वजह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मामले की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जाँच टीम एयरक्राफ्ट के जो है यहाँ पर फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकल कंपाउंड्स और अन्य टेक्निकल सिस्टम की गहन जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो सकता है कि हादसा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ था या फिर किसी और वजह से। AN-32 भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। खास पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये एयरक्राफ्ट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिलहाल पूरे देश की नज़र कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं शहीद हुए 5 वायुसेना कर्मियों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। कहीं ना कहीं इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जिस तरीके से विमान हादसा सामने आया है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इस वक्त इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।